शुरुआत की जाए कम्युनिज्म इन इंडिया। तो कम्युनिज्म पढ़ रहे हैं तो हम फिर कम्युनिज्म तरीके से शुरुआत करेंगे। कॉमरेड्स, आपका स्वागत है। लाल सलाम। एंड लाल सलाम भी बोल सकते हो आप। बोलिए एक बार, कॉमरेड्स आपका स्वागत है। लाल सलाम, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, ये उनका एक शुरुआती स्लोगन होता है, लाल सलाम। कॉमरेड्स लाल सलाम, क्रांति अमर रहे, ये कॉमरेड्स का जो होता है बेसिक स्लोगन होता है। सो हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कम्युनिज्म का मतलब क्या है, कैसे आइडिया आया, और फिर अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिज्म इन इंडिया। इसमें मेरे से ज़्यादा आपके सवाल इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और जो एक्सट्रीम विचारधारा वाले हैं वो ऐसे सोच रहे हो कि मैं कम्युनिस्ट हूँ या इस कॉमरेड्स वाली बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, ठीक है। आप एक तरीके से एक विचारधारा पे ही रुक रहे हो और आप लाल सलाम कहने से डर रहे हो, तो आप या तो एक कुआं के मेंढक हो या आप एक मूर्ख हो, उसके अलावा और कुछ नहीं हो। तो मुझे लगता है लाल सलाम बोलने से या जय श्री राम बोलने से आपके धर्म को खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप सारी विचारधाराओं को एक्सेप्ट करो, यही एक लॉजिकल जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मूल कर्तव्यों के अंदर लिखा गया है, आपको एक साइंटिफिक लॉजिकल इंसान बनना है। अगर लाल सलाम गलत होता तो जवाहरलाल नेहरू जी जो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो इस सबको पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं लेके आते, ठीक है। तो अब आपसे कहने का मतलब यह है कि कम्युनिज्म को समझो, आपके सवालों को लेके आओ मेरे सामने। जो भी सवाल थे वो पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुका था कि एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड बताया था कि मनुष्य का विकास क्रम कैसे हुआ। देन आई टोल्ड अबाउट द कार्ल मार्क्स, मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बात की थी, ठीक है। सबसे पहला व्यक्ति कार्ल मार्क्स जो इसकी विचारधारा को देता है। विचारधारा आप खुद से सोच के देखिए, कहीं गलत हो सकती है, सही, मतलब जो चीज बोले कि गरीबों के हित की बात करनी है, बस दैट्स इट, वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ पे इस चीज का प्रैक्टिकल कैसे होने वाला है, इस पे लेके आते हैं। फिर आगे रूस में क्रांति होती है, ठीक है, रूस में क्रांति करते हैं स्टालिन, ठीक है, ओके। रूस में क्रांति किया जाती है लेनिन के द्वारा, और उसके बाद में स्टालिन आ जाते हैं, ठीक है। लेनिन क्रांति करते हैं और उसके बाद में लेनिन के मरने के बाद में स्टालिन सत्ता हत्या लेते हैं। देन चीन में भी क्रांति होती है। चीन में व्यक्ति है माओ सेतुंग। एक्चुअली में चीन जो था वो एक तरीके से अलग अलग जो साम्राज्यवादी ताकत थी, जापान, इसके अलावा यूके, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं उसमें घुसे हुए थे। और अफीम का व्यापार इतना ज़्यादा था वहाँ पे, ज़्यादातर लोग नशे के आदी हो चुके थे। और 1913 तक वहाँ पे राजा का शासन था, और राजा के शासन को हराते हुए एक नई पार्टी बनी थी कुओमिंटांग 1913 के बाद में, ठीक है। और उस पार्टी के जो लीडर्स थे वो नेशनलिस्ट लीडर थे, शासन था राष्ट्रवादी शासन था। धीरे धीरे चाइना में एक व्यक्ति निकल के आते हैं, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ सेतुंग बोलते हैं, माओ जेडोंग, जो भी आप बोलना चाहो। माओ जेडोंग की बेसिक चीज को समझना पड़ेगा आपको, कम्युनिज्म इन इंडिया पढ़ना है तो माओ सेतुंग बोल लो या माओ जेडोंग बोल लो, माओ सेतंग, जो भी आपको बोलना है। चाइना में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ है इनका, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई की। शुरुआत में ये कार्ल मार्क्स को और इन सबको जानते ही नहीं थे, ठीक है। शुरुआत में ये जो जो पार्टी थी कुओमिंटांग, उसके नेता थे सन यात सेन, ठीक है। सन यात सेन के विचारधारा से प्रभावित थे ये जो माओ जेडोंग थे शुरुआत में, और उस पार्टी का समर्थन करते थे और चीन की नेशनल पार्टी के साथ में थे। धीरे धीरे ये एक लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी मैन का काम करते थे, तो वहां पे इन्हें कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाली पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला। जब ये लाइब्रेरी में कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाली पुस्तकों को पढ़ रहे थे, उसी समय एट दैट टाइम रूस के अंतर्गत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी 1917 के आसपास में, ठीक है। 1917 में रूस में अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, और वहां पे जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, मजदूरों ने मिलके वहां के राजा को मारना शुरू कर दिया था। ये 1917 में हो रहा था। इस समय यहाँ माओ जेडोंग इस चीज को देख रहे थे, साथ साथ में कार्ल मार्क्स की बातों को पढ़ रहे थे। याद रखना, गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के लिए इस विचारधारा को फैलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसने कष्ट देखे हैं और उसे लगता है कि यही विचारधारा सही है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा प्लस इधर रूस की विचारधारा, इनसे प्रभावित होकर के माओ जेडोंग ने सोचा कि अब मैं भी इंडिया या चाइना के अंदर जो है रेवोल्यूशन लेके आने वाला हूं, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक पार्टी बनी थी चाइना में 1921 में, जिसका नाम था सीपीसी,
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। शुरुआत में इसमें 10-12 लोग ही शामिल हुए थे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाना शुरू किया। अब देखो, रूस में और चाइना में एक बेसिक अंतर था। रूस जो था वो औद्योगिक देश था, चाइना में औद्योगिक क्रांति सफल नहीं हुई थी, तो वहां पे किसान थे और किसान ज्यादातर गरीब थे, बड़े बड़े जमींदार थे। वहां नॉर्मली ऐसा होता था, एक गांव में 5 लोगों के पास में पूरी जमीन होती थी, बाकी पूरा गांव जो होता था 95 लोगों के पास में जमीन नहीं होती थी और वो सिर्फ मजदूरी करते थे वहां। ऐसा ही जिस घर में से पैदा होके आए थे, ऐसे ही एक घर में से वो माओ जेडुंग पैदा होके आए थे, तो एक तरीके से 95 लोगों का शोषण होता था। ये माओ जेडुंग की बात हो रही थी। इसने यहाँ 1921 वाली जो पार्टी है इसको आगे फैलाना शुरू किया, उसी तरीके से जैसे रूस में बताया गया था। और मैंने उसमें क्रांति की बात बताई थी कि पहले आपको एक पार्टी बनानी पड़ेगी, फिर पार्टी की सेना बनानी पड़ेगी, फिर सेना को सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी और जो पहले से स्थापित है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे अपना कम्युनिस्ट शासन लेके आ सकते हो। इसी तरीके से काम करते हुए फिर इन्होंने, माओ जेडुंग ने अपनी एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बनाई। ठीक है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, या इसे रेड आर्मी बोला जाता है, लाल सेना। ठीक है, लाल सेना इसलिए क्योंकि क्रांति करने वाली है, इसलिए रेड आर्मी इन्होंने बनाई। यहाँ पे सीपीसी के नेता हैं ये, और उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बनाई। इनका फिर जो होता है युद्ध होता है वो वहां की नेशनलिस्ट पार्टी से होता है, या सिविल वार बोलते हैं, जैसे गृह युद्ध। ठीक है, सिविल वार। अगर किसी देश के अंतर्गत कोई 2 गुटों के अंदर युद्ध हो रहा है तो उसे सिविल वार बोला जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत अगर नक्सली भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं तो वो सिविल वार कहलाता है। ओके, तो इन्होंने युद्ध किया और वो युद्ध करना शुरू किया किसके साथ? जो कुओमिंटांग पार्टी थी उनके जो नेता थे और उनकी जो सेना थी उनके साथ युद्ध किया। युद्ध चलता रहा और 1949 में इन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को इतना मजबूत बना दिया था, क्योंकि चाइना के अंतर्गत एक इलाका ऐसा है, पहाड़ी इलाका है, पूरा उत्तर की साइड वाला पहाड़ी इलाका है, और चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना वो बीजिंग वाला इलाका और वहां की जो पॉपुलेशन वहां पे डेंस है। उसके अलावा जो है दूसरे क्षेत्रों में जहां पे जमींदार शोषण करते थे उन क्षेत्रों में इन्होंने पार्टी को फैलाना शुरू किया। शुरुआत में उन क्षेत्रों में पार्टी फैलाई जहां पे जो किसानों पे शोषण हो रहा था, फिर वो धीरे धीरे आकर के इकट्ठे होके और इन पे युद्ध करने लगे, और युद्ध उनका काफी समय तक चलता रहा। और 1949 में अक्टूबर में उन्होंने कुओमिंटांग पार्टी के जो नेता थे उनको हरा दिया, और यहाँ पे सीपीसी के द्वारा नया शासन लेकर के आ गया। और ये पूरा का पूरा था सशस्त्र। किस तरीके से था? सशस्त्र। हथियारों के बल पे क्रांति हुई थी पूरी की पूरी, और बहुत बुरे तरीके से मारते थे लोगों को। जो भी इस पार्टी का समर्थन नहीं करता था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग बहुत बुरे तरीके से इनको मारते थे लोगों को। चाइना में बहुत सारे लोग मारे। देखो, सबसे ज्यादा अगर लोग मारे गए ना तो इन विचारधाराओं के कारण ही मारे गए। अब इसने ही कम से कम जो ये था, ये अपना माओ सेतुंग 1 करोड़ लोगों को मारा, कम से कम 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा होंगे, 20-25-30 लाख तो इन्होंने जमींदारों को मारा था, जीतने के बाद में मारा था। उससे पहले भी जो इनका विरोध करता उन सबको मारते थे। ठीक है, तो ये सशस्त्र क्रांति लेके आए थे, हथियार के बल पे क्रांति लेके आए थे। हथियार के बल पे क्रांति लेके आना संभव है, मान लिया, लेकिन उसके बाद में क्या करना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा ही इन्होंने कोशिश की और ये सफल नहीं हुए। अगले 20 साल तक ये कुछ भी खास नहीं कर पाए। इनके बाद में जो नेता आए, इनके बाद में डेन जाओपिंग नाम करके एक नेता है, उन्होंने इनकी पूरी नीतियों को बदल दिया। वो कैपिटलिस्ट की विचारधारा को लेके आ गए, एफडीआई इनफ्लो को बढ़ाया 1989 से, और पूरे विश्व में से जहां जहां से एफडीआई आ सकती थी, नई नई कंपनी आ सकती थी, टेक्नोलॉजी को वो चाइना के अंदर बुलाया। ठीक है, अब देखो, अब इंडिया में कंपैरिजन में साथ साथ में चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले कार्ल मार्क्स का नाम दे दिया, जो प्रैक्टिकल बात बोल के चले गए। उसके बाद में 1917 में रूस में क्रांति हो गई। ठीक है, रूस में क्रांति हो गई, और इधर 1949 में चीन में भी सफल हो गए। इंडिया में एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम है एम.एन. रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय पंडित जी थे, और इनके पिताजी जमींदार थे, अच्छे घर के थे। अच्छा, एक चीज और शुरू में सुन लो आप, बाद में ऐसे सोचोगे यार ये पंडितों के ब्राह्मणों के खिलाफ होते हैं। जितने भी ज्यादा कम्युनिस्ट लीडर हैं, जितने भी, नहीं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी ज्यादातर कम्युनिस्ट लीडर हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण कास्ट से ही रिलेटेड हैं, या ऊंची कास्ट से रिलेटेड हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं। एक्चुअली में बात मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, बात ये नहीं है कि ये कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, बात ये है सिर्फ और सिर्फ पावर हथियाना चाहते हैं। ठीक है, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय,
इनका जन्म कलकत्ता के पास में हुआ एंड इन्होंने शुरुआत में कलकत्ता के पास में पढ़ाई लिखाई शुरू की और शुरुआत में विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचारधारा थे उससे प्रभावित थे एमन रॉय। ठीक है, याद रखना कम्युनिस्ट लोग कभी भी विवेकानंद, महात्मा गांधी इन सबको नहीं मानते, बट शुरुआत की बात कर रहा हूं। ये इनका जन्म जो हुआ था करीब करीब 1889 के आसपास हुआ था, इस समय के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लीजिए उस समय ये सब नहीं हुआ था, उस समय ये सब नहीं हुआ था, बस कार्ल मार्क्स की विचारधारा लिखी जा चुकी थी, लेकिन इंडिया में लोग पढ़ने वाले थे ही नहीं। इंडिया में पढ़ने वाले लोग थे ही नहीं, क्योंकि इंडिया में सरकार जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली जो किताबें आती थी उनको कस्टम के द्वारा रुकवा लेती थी, आने नहीं देती थी क्रांतिकारी विचारधाराओं। तो एम एन रॉय 1889 के आसपास में जन्म हुआ। तो धीरे धीरे ये 20-25 साल, जैसे कि इन्होंने अपना अनुशीलन समिति थी बंगाल में, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड ये कंटिन्यूअस शुरुआत में कांग्रेस के समर्थक भी रहे थे। ठीक है, कांग्रेस के समर्थक रहे थे। 1915 में इन्हें विदेश जाने का मौका मिला और ये रेडिकल जरूर थे। एक तरीके से जैसे भगत सिंह है ना, जैसे भगत सिंह क्रांतिकारी, मुझे क्रांति करनी है, अंग्रेज प्यार से नहीं मानने वाले, अंग्रेजों को हथियार से भगाना पड़ेगा, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उस तरीके से अपने भगत सिंह के अलावा बहुत सारे अलग है। ठीक है, तो ऐसे रेडिकल विचारधारा वाले थे, क्रांतिकारी थे। एक होते थे कांग्रेसी, जो महात्मा गांधी टाइप के, या जो और थे गोपाल कृष्ण गोखले जिस टाइप के लोग थे, या अपने जवाहरलाल नेहरू नरम दल वाले जो लोग थे, वो बड़े प्यार से कि धीरे धीरे हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, राजनीतिक सुधार करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को फिर लास्ट में हम कोशिश करेंगे आज़ादी दिलाने की। कांग्रेस ने तो बहुत लेट तक बोला था आज़ादी के लिए, कांग्रेस शुरुआत में आज़ादी की बात ही नहीं करती थी। इन्होंने बोला था कि अंग्रेज प्यार से नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को हमें बंदूक की सहारे से खत्म करना होगा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, तब इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, बोले चलो यहां से निकल के हम चलते हैं जहां जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा है उनका साथ लेते हैं। इन्होंने भी कोशिश की, एमन रॉय ने। ये पहुंचे थे, एमन रॉय अलग अलग जगह घूमे थे, ये जापान भी गए थे, उसके अलावा ये यूएसए भी गए थे। यूएसए में इन्हें शादी कर ली थी, यूएसए में किसी महिला के साथ में, और यूएसए से निकल के ये गए थे। यूएसए में इन्होंने पहली बार मार्क्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था यूएसए के अंतर्गत। यूएसए से मैक्सिको गए थे, तो उस समय कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे, और बात चल रही 1915 और 1917-18 के आसपास में यहाँ पे रूस में क्रांति शुरू हो चुकी है। ध्यान रखना है, रूस में क्रांति शुरू हो चुकी है। वो अमेरिका में इस खबर को देख रहे हैं कि रूस में क्रांति हो गई, राजा को हटा दिया गया इस तरीके से, और कम्युनिज्म यानी समानता वाली बातें आने लग गई। शुरुआत में ऐसा लगता था कम्युनिज्म आ रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, आने दो, सब आने दो, लेकिन अब 100 साल बाद में अब देखते हैं ना, तो क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये बात में पता चलता है। ठीक है, तो 1918 में करीब करीब ये इन्होंने इस क्रांति के बारे में पता। देन ये मैक्सिको गए थे, तो मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत भी इन्होंने करवाई थी। मैक्सिको जो यूएसए के जस्ट नीचे वाला देश है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत इन्होंने करवाई थी। तो ये रूस के जो लीडर थे लेनिन और स्टालिन, उनकी नजर में आ चुके थे कि यार कोई और भी व्यक्ति है जो अलग अलग जगह पे पार्टियों की शुरुआत कर रहा है। याद रखना, कम्युनिज्म में स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टेट नहीं होगा, समानता का कॉन्सेप्ट है, कोई रिलीजन नहीं होगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो कम्युनिज्म पूरे विश्व में फैलने की बात करता है, एक जगह रुकने की बात नहीं करता, पूरे विश्व में पूंजीवादियों को खत्म करने की बात करता है। यहाँ से रूस के नेता प्रभावित हुए, तो इन्होंने बोला कि आओ हमसे मिलो। इन्होंने यहाँ बुलाया इन्हें, एंड ये एमन रॉय रूस में गए एंड स्टालिन से मिले वहां पे, एंड देन उसके बाद में इनसे बोला कि आप जाओ इंडिया में भी पार्टी शुरुआत करो, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत करो, हम आपका समर्थन देंगे। ये इंग्लैंड से वहां आने की कोशिश कर रहे थे, तो आ नहीं पाए। तो बीच में उज्बेकिस्तान में 1920 में उन्होंने जो थाशकंद नाम की जगह है, वहां पे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम करके एक पार्टी की शुरुआत कर दी। ठीक है, वैसे ऑफिशियल तरीके से अगर बात की जाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 1925 में मानी जाती है भारत के अंदर। ठीक है, कानपुर में मानी जाती है। ओके, लेकिन ओरिजिनली 1920 में उन्होंने वहां दस्तावेजों में एक तरीके से एम एन रॉय के द्वारा उज्बेकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शुरुआत कर दी। एम एन रॉय ने मैक्सिको में भी पार्टी की शुरुआत करवाई थी। देखो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। वही व्यक्ति जो महात्मा गांधी और उनको मानने वाला था, महात्मा गांधी तो थे ही नहीं उस समय, विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर को मानने वाला था, वो एकदम से कार्ल मार्क्स की तरफ चला गया। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बाद में यहाँ पे उन्होंने सीपीआई की स्थापना कर दी 1920 में। फिर बाद में फिर वो कुछ समय बाद में जब इंडिया आए, तो इंडिया में आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जेल में पटक दिया गया। जेल में पटकने के बाद में उन्हें सब वो पुराना जीवन का करा धारा ध्यान में आने लग गया, तो फिर वो मानवतावादी बन गए लास्ट में जाते जाते। ठीक है, बहुत मानवतावादी बन गए थे और इधर पहाड़ों की साइड में जाके रहने लग गए एक तरीके से। तो देखो एक व्यक्ति, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है ना,
यहाँ पे आके वो माना। अब बात करते हैं 1925 से। यहाँ पे 1925 से अपनी सीपीआई की शुरुआत हो जाती है भारत में ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। और ये शुरुआत में अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करते थे, पुरजोर कॉलोनियल, और साथ साथ में ये कांग्रेस का भी विरोध करने लग गए थे। कांग्रेस का विरोध ये, इनकी बात ये थी कि ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज हम पे शासन करने लग जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये मानते थे ये अमीर लोगों की पार्टी है, जमींदार लोगों की पार्टी है, ऐसा इनका मानना था। शुरुआत में कांग्रेस का समर्थन नहीं करते थे। अच्छा, इनके एक दोगलापन का और एग्जांपल देखते हैं, कैसे दोगलापन होता है इनका। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1939 में इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप किसका समर्थन कर रहे हो। तो शुरुआत में यूएसएसआर और हिटलर साथ में थे, हिटलर जर्मनी वाला और यूएसएसआर, क्योंकि इनके बीच में संधि हुई थी। हिटलर ने बोला हुआ था यूएसएसआर से तुम शांत रहना, हम इधर यूक्रेन वगैरह और क्रीमिया पे इन पे अधिकार करेंगे, तुम शांत रहना। यूएसएसआर साथ था। और हिटलर किससे लड़ रहा था? अंग्रेजों से, यूनाइटेड किंगडम से लड़ रहा था। और ये प्लस में साथ में थे। और इधर सीपीआई से बोले कि हाँ भाई साहब हम तो यूएसएसआर के साथ हैं, यानी हिटलर के साथ में। शुरुआत में इन्होंने बोल दिया हिटलर लड़ रहा है यूके से, इसलिए हम साथ हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि हिटलर ने यूएसएसआर पे ही आक्रमण कर दिया। अब यूएसएसआर पे आक्रमण किया तो यूएसएसआर यूके के साथ में मिल गया, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट लोग एक साथ में मिल गए। तो फिर इनसे पूछा आप भाई साहब आपका क्या स्टैंड है? बोले भाई साहब अब हम इनके साथ में, ठीक है, तो अब हम अंग्रेजों के साथ में। तो शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और कुछ समय बाद में उन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया था। इवन इफ जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने समर्थन नहीं दिया, बोले कि अंग्रेजों का इस समय आपको नहीं विरोध करना चाहिए, महात्मा गांधी का उन्होंने समर्थन नहीं दिया। ये इनकी उस समय की दोगलापन थी, ठीक है। ये पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होता है शुरुआत में इंडिया में 1925 से लेके और आज़ादी के टाइम तक का, ठीक है। इस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी ज़्यादा लोग कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे लोग। अगर पहली सशस्त्र क्रांति की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली सशस्त्र क्रांति कहाँ से शुरू की, तो आज़ादी से पहले 1940 के आसपास में हैदराबाद वाला जो राज्य था, हैदराबाद वाला जो निजाम वाला राज्य था, वहाँ पे जो जमींदार थे, जमींदारों के खिलाफ वहां के गरीब लोगों ने सशस्त्र क्रांति शुरू की थी पहली बार, जिसमें सीपीआई समर्थन कर रहा था अपना, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी अपना समर्थन कर रहा था। अब कुछ समय बाद में आजादी मिली, आजादी के बाद में भारतीय सेना हैदराबाद पे कब्जा कर लिया, ठीक है। भारतीय सेना ने जो कब्जा किया था उसमें वहां के जमींदार लोगों का साथ था भारतीय सेना का, क्योंकि राजा मुस्लिम था और जो जमींदार थे वो ज्यादातर हिंदू थे, तो सेना का साथ दिया था जमींदारों ने। अब सीपीआई से पूछा गया कि अब आपका किसका साथ दोगे, क्या भारत का साथ दोगे, आपको रुक जाना चाहिए या अभी भी विद्रोह करते रहोगे? उन्होंने कहा नहीं हम विद्रोह करते रहेंगे। तो वहां पे विद्रोह शुरू हो चुका था। ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र की बात हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में सशस्त्र विद्रोह इस वाले क्षेत्र से होता है। ये पहला स्टेज रहता है कम्युनिस्ट पार्टी का, एंड ज्यादा लोग नहीं जोड़ पाते हैं। पहली बार जो होता है कनेक्टिविटी वो उस साइड में होती है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद वाले इलाके में। दूसरा फेज आता है अपना 1960 के बाद में। ओरिजिनली 1949 में एक नई चीज हो जाती है, चीन में माओ सेतुंग जीत जाते हैं, ठीक है। अब इस माओ सेतुंग से भी लोग प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि भारत की जो कंडीशन थी उसमें किसान लोग ज्यादा थे, और सेम चीन के साथ था, चीन में भी किसान लोग ज्यादा थे। रूस में क्या था, रूस में मजदूर लोग ज्यादा थे। भारत में औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी तो मजदूरों की क्रांति, रूस की क्रांति एक तरीके से भारत में सफल नहीं हो सकती थी, लेकिन चीन का एग्जाम्पल भारत वाले लोग दे सकते थे। यहां पे क्रांति कैसी हुई थी? सशस्त्र क्रांति हुई थी, ओके। अब आती है बात, दो नेता आते हैं, दो का नाम है, एक का नाम है चारू मजूमदार और दूसरे का नाम है कानू सान्याल, ठीक है। इनमें से एक व्यक्ति कानू सान्याल, ठीक है, कानू सान्याल और चारू मजूमदार जो थे उनमें से एक व्यक्ति जो था वो माओ से मिलके आया था चीन में जाकर के, ठीक है। माओ से मिलके आया था और चीन में उन्होंने समर्थन दिया था कि आप जाइए और भारत में क्रांति करना, इस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया था। उससे पहले 1961 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब कम्युनिस्ट पार्टी से पूछा गया था कि आपका स्टैंड क्या है। तब इस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे शायद ES नंबूद्रिपाद, उस समय सबसे बड़े नेता थे। तो दो पार्टों में विभाजित हो गई थी उस समय पार्टी। एक भाग कहता था कि चीन सही कह रहा है,
चीन ने आक्रमण सही किया है इस तरीके से, और दूसरा बोल रहा था नहीं इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, भारत सही है अपने जगह पे, चीन ने आक्रमण पहले से किया है। और ये दूसरी पार्टी, और ये इन दोनों में से फिर एक नई पार्टी निकल के आ जाती है CPI-ML, इस तरीके से एक नई पार्टी निकल के आ जाती है। ये पहली वाली CPI रहती है, ये बोलते हैं हम मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट रहेंगे, ये पहली वाली जो कि चीन का समर्थन कर रहे हैं ये अलग रह जाते हैं। ओके, अब ये CPI-ML जो है अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने लग जाती है, पहली वाली पार्टी कमजोर होने लग जाती है। ये CPI-ML के ही दो सदस्य थे, चारू मजुमदार और कानू सान्याल, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, मार्क्स की विचारधारा, लेनिन की क्रांति, दोनों चीजों को शामिल करते हुए चारू मजुमदार और कानू सान्याल इस पार्टी के ही नेता थे। अब इसमें ये जो दोनों थे, यहां से मिलने के बाद में एक विचारधारा इनके अंदर वो की सशस्त्र क्रांति, रास्ता है ही नहीं, राजी खुशी से तो मतलब ये आप कुछ कर ही नहीं सकते। 1967 में बंगाल में चुनाव हुए थे, 1967 में, ठीक है, तो वहां पे कोalition पार्टी बनी थी और कोalition पार्टी में CPI की सहयोग था, ML का सहयोग था वहां पे, ठीक है। अब कहानी बनती है, एक नक्सलवाड़ी गांव है, वहां पे चलते हैं, ठीक, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी गांव है, अगर आप मैप में देखेंगे तो नक्सलवाड़ी गांव है, मैप में अगर देखेंगे तो सिक्किम के जस्ट नीचे, दार्जिलिंग के पास में वहां पे, और बांग्लादेश के पास में उस टाइप में, उसका नेपाल से सटा हुआ एक तरीके से। ओके, तो चिकन नेक जो है इंडिया का, वहां से कनेक्टिविटी। नक्सलवाड़ी गांव में एक जमींदार था, जमींदार का नाम नागेंद्र राज चौधरी वगैरह जो भी है, नाम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे जमींदार ने जो मजदूर थे उनकी पिटाई कर दी थी, ठीक है, मजदूर की पिटाई कर दी थी। मजदूरों ने इकट्ठा होकर बोला आपने गलत किया, जमींदारों ने बोल दिया कि हमने सही किया और हम ऐसे ही पीटेंगे, ठीक है। उस चीज का फायदा उठाते हुए नक्सलवादी क्षेत्र के ही दोनों ही ये नेता थे, चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये उस नक्सलवादी क्षेत्र में गए और वहां के किसानों को एकत्रित किया और जो जमींदार थे उनको मार दिया, पकड़ के पीट के मार दिया। और मारना भी ऐसा नहीं राजी खुशी से मारना होता, बड़े बुरे तरीके से मारना होता है, क्योंकि दिमाग में हावी हो गया जहर, मौत, मार के ही आप कुछ कर सकते हो, सशस्त्र क्रांति ला सकते हो। और मारो ऐसे कि सामने वाला डर जाए, जमींदार भाग के छोड़ के चले जाएं, इस तरीके से मारना, हाशिए से मारो, खत्म कर दो, उसकी गर्दन को लटका दो दीवार पे, इस तरीके से। तो मारा, बुरे तरीके से मारा जाने लग गया। इस तरीके से यहाँ से नक्सलवाद की पहली बात शुरुआत होती है, नक्सलवाड़ी गाँव से। आई बात समझ में, जो आप आज के समय पे बोलते हैं ना नक्सलवाद, ठीक है, तो वो यहाँ से शुरुआत हो। ओरिजिनली में विचारधारा वही है, माओवाद वाली विचारधारा वही है, माओवाद वाली, लेकिन नाम नक्सलवाड़ी गांव से हो रहा है तो नक्सलवाद उसे बोल देते हैं। यहाँ ऐसे शुरुआत हुई। अब ये जो चारू मजुमदार था, इनको यहाँ पे इनिशिएटिव मिल गया, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार कुछ नहीं कर पाई, और इस नक्सलवादी क्षेत्र के आसपास में इन्होंने अपनी शासन स्थान करना शुरू कर दिया। तो पहले इन्होंने किया कि भाई अब ऐसा करते हैं, जहां जहां जमींदार हैं वहां वहां पे मारना शुरू करो, अपनी यहाँ पे अपनी लिबरेशन आर्मी बनाना शुरू करो, ठीक है, अपनी आर्मी बनाओ और जहां जमींदार है वहां मारना शुरू करो। शुरुआत में इन्होंने आसपास वाले क्षेत्रों में मारा और सफल हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करते हैं, कलकत्ता पे जाके कब्जा कर लेते हैं सीधा। तो ये फिर अपना कलकत्ता में पहुंच जाते हैं, और कलकत्ता में ये कम से कम 1969 के आसपास की बात है, 5-6 महीने तक ये बहुत जबरदस्त संग्राम करते हैं, और एक तरीके से बहुत नरसंहार होता है कलकत्ता के अंतर्गत, ठीक है। उस समय कांग्रेस कमजोर हो रही थी। इधर की साइड में अगर देखें 1969 में इंदिरा गांधी सरकार आने लग जाती है। इंदिरा गांधी को पता चल गया कि ये राजी से नहीं मानने वाले हैं, अब वही तरीका होगा, लोहे को लोहा खत्म करेगा। तो इन्होंने जो सरकार थी वो 1-2 साल, इधर की जो सरकार थी ना कोएलिशन वाली सरकार, वो टूट जाती है। उसके बाद में वहां पे कांग्रेस सरकार बन जाती है पश्चिम बंगाल में। अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पुलिस इंदिरा गांधी के हाथ में, और फिर इन्होंने वही यूथ अपनाया तरीका, यूथ कांग्रेस के लोगों को अपने साथ लिया, ठीक है। यूथ कांग्रेस के लोग और पुलिस के लोग, मारो जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको मारो, ठीक है। कम्युनिस्ट लोग पहले इनको मार रहे थे, अब कम्युनिस्ट लोगों को यूथ कांग्रेस एंड पुलिस वाले लोग मार रहे हैं। इस तरीके से वहां सिस्टम चलता रहता है। कुछ समय बाद में चारू मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1972 के आसपास में, एंड 10-12 दिन जेल में रहने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, ज्यादा दिन नहीं जीवित पाते हैं। शायद पुलिस ने मार दिया होगा, जो भी हुआ होगा, जो भी कंडीशन रही होंगी वहां पे। तो इस तरीके से ये दूसरा फेज शुरू चलता है, ठीक है। 1972 के बाद में धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, लेकिन विचारधारा मजबूत है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। विचारधारा का बेस ही मजबूत है। विचारधारा कहता है कि शोषित वर्ग तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है,
और बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल उस समय अकाल के कारण इतनी गरीबी थी, लोग तो भूखे मर रहे थे। उन्होंने सोचा भूखे मर रहे हैं, इससे अच्छा तो इकट्ठे होकर जमींदारों को मार लो, कम से कम खाना पीना तो मिल जाएगा उस तरीके की। तो ये विचारधारा इतनी अच्छी है कि मतलब कनेक्टिविटी कर पाते हैं लोगों से, इस तरीके से होता है। गरीब लोगों को तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा देखो, एक तो गरीब एंड दूसरा यूथ, इन दोनों को आप किसी भी तरीके से भ्रमित कर लो, एक अशिक्षित, ठीक है। अब ये दोनों ही कंडीशन में रहते हैं, यूथ भी अशिक्षित होता है, यूथ को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, यूथ 2-4 किताब पढ़ ली उसके बाद मुझे लगता है कि यही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ ज्ञान ले लिया तो वही समझने लग गया, ठीक है। इनको आप किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो पूरे तरीके से, ठीक है। तो गरीब लोगों को इन्होंने टारगेट करना शुरू किया। इधर बंगाल में हुई ये पहली बार स्टेज, उधर की साइड में आंध्र प्रदेश में दोबारा से शुरुआत हो जाती है। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति हैं, आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है कोड़ापल्ली सीतारामैया, ठीक है, KS जिन्हें बोला जाएगा। ये कोड़ापल्ली सीतारामैया एक शुरुआत में टीचर थे, आंध्र प्रदेश का वारंगल वाला इलाका है, वहां पे एक टीचर थे, अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, लोगों की सेवा भी करते थे, लोगों की हेल्प भी करते थे। तो वहां पे किसानों पे अत्याचार हो रहे थे, तो ये अत्याचार के खिलाफ जहां भी अन्याय होता था वहां पे पहुंच जाते थे और लोगों को एकत्रित करते थे और जमींदारों के खिलाफ खड़े करते थे। सही थे, गलत कहाँ थे, वो अपनी जगह सही थे। जहां अन्याय होगा वहां पे ये जाके खड़े हो जाते थे और लोग अपने आप मसीहा समझेंगे नहीं, निश्चित सी बात है, काम भी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर अन्याय होगा तो कोई खड़ा पहुंच जाता है वहां पे, उनके साथ खड़ा हो जाता है, लोग उसी का समर्थन देंगे। इन्होंने अपने आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में शुरुआत में पार्टी इधर की साइड में इस जो माओस की विचारधारा थी, ठीक है, इस विचारधारा को फिर से दोबारा से जीवित करना शुरू किया। इधर बंगाल साइड में दब गई क्योंकि कांग्रेस सरकार आ गई, उन्होंने दमन कर दिया, दब गई इधर की साइड में। तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने इस विचारधारा को शुरुआत कर दिया। आंध्र प्रदेश में धीरे धीरे कुछ समय तक चलती रही और फिर वो अपहरण कर लेते थे और इस तरीके से चलता था। फिर धीरे धीरे जब सरकार मजबूत होती गई तो ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके से निकलते हुए दंडकारण्य इलाका जिसे बोला जाता है, दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य इलाका यानी छत्तीसगढ़, इधर की साइड में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP, झारखंड, इनका बीच वाला इधर वाला हिस्सा ये दंडकारण्य हिस्सा है, जहां पे जंगल ही जंगल है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं। अब तक एक चीज ध्यान रखना, 1990 तक आदिवासी लोगों में ये फैला नहीं था, कम्युनिज्म की विचारधारा गई नहीं थी 1990 तक। 1990 तक सामान्य मैदानी इलाकों में हो रही है, आंध्र प्रदेश के पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, बिहार में, बंगाल में जो समतल इलाका है वहां पे हो रही थी। 1990 के बाद में ये अपने आप को सुरक्षित जगह देने के लिए और अपना एक अलग से राज्य बनाने के लिए इस दंडकारण्य इलाके में चले जाते हैं कि ये सुरक्षित इलाका रहेगा, यहाँ पे पुलिस भी नहीं आ सकती है, यहाँ अपनी आर्मी बनाएंगे, हम आर्मी बना के फिर हम सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की 1990 के बाद में। 1990 के बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने जोड़ दिया कि हम संगठन बनाए पहले और अपनी आर्मी को मजबूत करें, इस तरीके से उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। शांत रहे, ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं की। इन्होंने फिर नई एक्टिविटीज शुरू की है सन 2004 के बाद में, ठीक है, नई एक्टिविटी या ऐसे बोल सकते हो, ये इनका फेज नंबर 4 बोल सकते हो। पहला फेज वो हो गया अंग्रेजों के टाइम वाला, दूसरा फेज चारू मजूमदार कानू सन्याल वाला, फिर इधर की साइड में आंध्र प्रदेश वाला जो हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला जो हुआ, जो मैंने KS नाम बताया था, कोड़ापल्ली सीतारामैया, उनकी ही 1980 में शुरुआत की जा चुकी है। उनकी ही सोच थी इस तरीके से, उनकी सोच थी कि यहाँ पे आप जंगलों में अपनी सेना मजबूत बनाओ, और उनकी ही सोच थी कि यूनिवर्सिटीज में लॉयर्स को जोड़ो अपने साथ में, पत्रकारों को जोड़ो अपने साथ में। विचारधारा गलत नहीं है, तभी तो जुड़ रहे होंगे लोग। विचारधारा में कहीं ना कहीं अन्याय है और जहां अन्याय है वहां पे लोग जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो उनकी सोच थी कि शहरों में डायरेक्ट पढ़े लिखे लोगों को जोड़ो, जिसे हम अर्बन नक्सल के नाम से जाना जाता है। शहरों में पढ़े लिखे लोगों को जोड़ो और जो स्लीपर सेल्स की तरह हमारे लिए काम करेंगे एक तरीके से। ओके, एक मूवी है बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, देखना अगर हो सके टाइम तो, वो अर्बन नक्सल के ऊपर है कि कैसे यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत पढ़े लिखे प्रोफेसर्स यूथ को, मेन बात ये ना, यूथ एक ऐसी चिंगारी है जिसे कोई भी भड़का सकता है, कभी भी भड़का सकता है, नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या तरीके से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, JNU की बात करेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो यहां से 2004 से एक नई स्टेज की शुरुआत होती है और इसमें क्या है, इनकी आर्मी मजबूत हो चुकी है, इनके पास में हथियार आ चुके हैं
और बाहर अर्बन नक्सलिज्म है जो पैसा इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये अपनी सेना बना रहे हैं। इस तरीके से ये अपना शुरुआत कर 2004 से लेके अब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और मनमोहन सिंह ने सबसे बड़ा थ्रेट, इवन आज के समय पे भी लॉकडाउन हो चुका है उसके बाद भी सबसे ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं ये। और ये सबसे बड़ी बात लगती है हमें कि परिस्थितियों का मिसयूज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है विचारधारा की वो है। यहाँ पे जब सशस्त्र क्रांति आती है ना, सशस्त्र क्रांति, यही विचारधारा जो है ना वो थोड़ी सी खराब लगती है। ये गुरिल्ला वार का यूज करते हैं। गुरिल्ला वार मतलब छिप छिप के बाहर करते हैं, कभी भी वो ओपन में युद्ध नहीं करते हैं। जंगलों में सुरंग बिछा देते हैं, बारूद की सुरंग बिछा देते हैं। जैसे ही सेना का टैंकर जाता है तो वो सुरंग फट जाती है, जो बारूद होता है वो फट जाता है और एक साथ में 50-60 लोग मर जाते हैं इस तरीके से। तो 2004 से लेके और अब तक का डाटा देखें तो करीब करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं इनसे युद्ध करते हुए इधर उधर। अगर बात करें आतंकवादी घटनाओं में कितने आर्मी पर्सनल मारे गए तो 2004 से लेके अब तक करीब करीब 1600-1700 लोग मारे गए। जबकि इन घटनाओं में जो अपनी नक्सलित घटना है इनमें कितने लोग मारे गए तो इनमें करीब करीब 2000 से ऊपर ज्यादा मारे गए। तो आतंक नहीं, 20,000 जो मारे गए वो ओवरऑल मारे गए हैं, जिनमें सामान्य लोग ज्यादा होते हैं, आदिवासी लोग जो बीच के फंसे हुए होते हैं। भाई इधर से आर्मी मार रही है, उधर से वो भी मारते हैं आदिवासियों को। वो इसलिए मारते हैं कि शक होता है उन्हें कि तुमने आर्मी का समर्थन तो नहीं कर दिया या बीएसएफ का समर्थन तो नहीं कर दिया। उसके अलावा बिहार में रणवीर सेना बनाई जाती है इनको खत्म करने के लिए। मतलब जब ये ज्यादा मजबूत होने लग जाते हैं तो सरकार, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस की चौकियों पे कब्जा कर लेते हैं ये शुरुआत में। तो वहां की जो जातियां थी, किसानों की जातियां थी, जैसे बिहार में कुर्मी सेना बनाई जाती है, यादव सेना बनाई जाती है, रणवीर सेना बनाई जाती है। इस तरीके से जातियां अपने पास में हथियार रखती हैं और वो दलितों को मारती हैं। दलितों को इसलिए मारती हैं, उन्हें लगता है कि दलित इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि ये गरीब है इस तरीके से। और शुरुआत में दलित साथ दे ही रहे थे उनमें, लेकिन बसपा जो पार्टी आती है वो दलितों को कम्युनिज्म से बिल्कुल अलग कर लेती है। बसपा का कम्युनिज्म से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, याद रखना है। ठीक है, ये दूर दूर तक सपोर्ट नहीं करते हैं कम्युनिज्म को, कभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये बेसिक चीजें समझ में आई, 4 पार्ट 5 पार्ट समझ में आ गए आपको। ठीक है, तो आज के समय पे जो स्थिति वो बहुत खराब चल रही है। रेड कॉरिडोर इन्होंने बना लिया एक तरीके से। ठीक है, हाँ, रेड कॉरिडोर वाला इलाका। और अब भी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल एक तरीके से, जिसे मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, उसके अलावा बाकी जितनी भी हैं उनमें से माओइस्ट पार्टी है, उसको सरकार ने बैन कर रखा है। ठीक है, सीपीआई है अभी और सीपीआई एमएल 2 हैं। ये बड़ी पार्टियां हैं दोनों। सीताराम येचुरी आपने सुना होगा, वृंदा करात आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पिछले 40-50 साल से भारत के जो पॉलिटिक्स में उसमें बड़ा रोल निभा रहे हैं। इवन 2004 से लेके 2014 तक जो भी सरकार रही मनमोहन सिंह की, उसमें इनका बड़ा रोल रहा था। ओके, सीपीआई का बड़ा रोल रहा था। मतलब एक तरीके से मान लीजिए जब तक बीजेपी नहीं आई थी तब कांग्रेस के बाद में सीपीआई पार्टी होती थी। और सीपीआई पार्टी के द्वारा आप चुनावों में भाग लेकर के आप वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बदलाव करो, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब तुम हथियार उठाओगे वही गलत हो जाता है। खून से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। किसी को मार के अगर आप सोच रहे हो कि बदलाव ले आओगे, कभी भी नहीं हो सकता बदलाव। ठीक है, माओ लेके आए थे, माओ भी सफल नहीं हुए थे। माओ वो पूरा चाइना कोलैप्स हो गया था। ठीक है, तो बाद में जो आ गए थे डेंग जाओपिन, उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो हथियार से आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कम्युनिज्म इन इंडिया आज के समय पे भी ये बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पे जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे किसान गरीब शोषित हैं, उसके अलावा जो आदिवासियों का इलाका है, इन्होंने आदिवासियों को शुरुआत में प्यार से समझाया था। आदिवासियों के लिए कोई मतलब नहीं है कम्युनिज्म विचारधारा से, क्या मतलब उन्हें आदिवासियों को, आदिवासी अपने जंगल में रह रहे हैं। इन्होंने आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया कि ये तुम्हारी सरकार जो है तुम्हारे जंगलों को छीन रही है, जंगलों को काट रही है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, फैक्ट्री लगाने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरीके से उन्होंने आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया था। गलती कहाँ पे है, अब बात करते हैं सर सॉल्यूशन कहाँ है। मेन चीज, चलो बातें कर ली कि कहाँ अच्छाइयाँ। एक तो अच्छाइयाँ तो आपके समझ में आ गई कि विचारधारा ठीक है, विचारधारा में कमी नहीं है, क्योंकि विचारधारा जो बात कर रहा है वो अच्छी कर रहा है, समानता लाने की बात कर रहा है विचारधारा। गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गलती एक तो इम्प्लीमेंटेशन पे गलती कर रहे हैं। सशस्त्र क्रांति नहीं हो सकती। भारत भी अगर हथियार के बल पे आजाद होता ना तो आज का जो भारत देख रहे हैं वो होता ही नहीं।
ठीक। अच्छा, एक नाम मैं बीच में आपको बोल देता हूँ, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को आप बहुत फन फॉलोइंग हो सकती है, बहुत सारी जनता उन्हें फॉलो करती है। भगत सिंह एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, रिलीजन को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। धर्म को वो एक तरीके से, जो कार्ल मार्क्स कहता था वही बात बोलते थे, धर्म क्या है, अफीम है, नशा है, और नशा जब हो जाता है आदमी को तब उसे लॉजिक तर्क कुछ नहीं दिखता है। ओके, भगत सिंह जब उनकी एक तरीके से फांसी दी जाने वाली थी, उससे पहले भी कार्ल मार्क्स और लेनिन इन सबको पढ़ रहे थे। भगत सिंह को हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गलत इंटरप्रेट किया जाता है। भगत सिंह बोलते थे हम ऐसे धर्म का क्या करें जो गरीब लोगों का ही सॉल्यूशन नहीं कर सकती। जब तक गरीब लोगों के पेट में भोजन नहीं है तब तक धर्म का क्या मतलब है, तब तक सरकार का क्या मतलब है। वही इस बात को बोलते थे भगत सिंह कि ये अंग्रेज चले जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में काले अंग्रेज शासन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जो बताया जाता था कि ये जमींदारों की पार्टी है, इस तरीके से बोला जाता था कांग्रेस के बारे में। तो भगत सिंह एक कम्युनिस्ट लीडर थे, शायद भगत सिंह होते और क्रांतियां करते, मे भी सफल हो जाते, सफल नहीं होते, बात की बात अलग है। ठीक है, भगत सिंह सफल हो जाते नहीं होते, वो विचारधारा जो लेके आते वो कम्युनिज्म की विचारधारा लेके आते। इवन इफ मैं जब बोलता हूँ ना सुभाष चंद्र बोस भी कम्युनिज्म की विचारधारा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। ये डायरेक्ट कम्युनिज्म में शासन ही लेके आते अगर सुभाष चंद्र बोस भारत में होते तो। बाकी अलग अलग जगह से इन्होंने जब उधर की साइड से आक्रमण किया था, सिंगापुर की साइड से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इन्होंने अब कब्जा किया, उसके बाद में पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों पे आक्रमण किया। अगर ये जीतते जाते और अंग्रेजों को हराते जाते और इन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो श्योरिटी के साथ ये कम्युनिस्ट शासन लाते। और कम्युनिस्ट शासन में रिलीजन नाम की कोई जगह नहीं होती है। रिलीजन और कम्युनिस्ट शासन में जो पहला जो सिस्टम है उसे पूरा तोड़ा जाता है, पहले सिस्टम को पूरा तोड़ा जाता है, यानी जाति सिस्टम को पूरा खत्म किया जाता, पूरा का पूरा एवोल्यूशन किया जाता है। तब चीन में माओ सेतुंग ने क्या किया, जो भी पुराना सिस्टम था, कोई भी धर्म को मान रहा है, धर्म मानने वाले को जेल में पटको और खत्म करो डायरेक्ट, यही सिस्टम होता है इसमें कम्युनिज्म के अंदर। उसके अलावा एक जवाहरलाल नेहरू विचारधारा कम्युनिज्म से कनेक्टेड थे, पंचवर्षीय योजना लेके आए थे, ध्यान है आपको, रूस से लेकर के आए थे और रूस कम्युनिज्म वाला था। लेकिन इनकी जो मैंने बात बोली ना, साम्यवाद और समाजवाद, साम्यवाद कभी भी पॉसिबल नहीं है। पिछले 100 साल में आपको पता चल गया होगा, इतनी सारी क्रांतियां हो गई। रूस में आज भी वही डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। चीन में आज भी वही भेदभाव है, अमीर लोग बहुत सारे हैं, गरीब लोग कहाँ ही समाजवाद, जबकि उन्होंने कोशिश क्या की थी। तो साम्यवाद पॉसिबल नहीं है, समाजवाद लाने की कोशिश की जा सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से कनेक्टेड थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनकी जब मृत्यु हो गई थी 1964 में मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा थी समाजवाद वाली। तो उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए, उनके बाद में इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1967 या 68 में एक संसद में कानून पारित करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाई थी, और इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाया गया था। याद रखना है, बाकी यूनिवर्सिटी जैसा नहीं बनाया, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया था कि ये बाकी जैसी नहीं बन जाए, ये जो होनी चाहिए गरीब लोगों की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसमें फीस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चा आगे पढ़ सके। और मोर इंपॉर्टेंट ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ही ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए। लोगों को सोचने की क्षमता विकसित करनी है। यहाँ पर क्या आके आपको फिक्स सिलेबस देके और उसके अकॉर्डिंग रटाना नहीं है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का पहला उद्देश्य था, यानी साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है। जेएनयू काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर में बहुत सारे मिलिट्रीज के स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के स्कूल्स आते हैं, और जेएनयू काफी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। ओके, जेएनयू से पढ़े लिखे हुए बहुत अच्छे पिछले 50 साल से देश की सेवा में बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत सारे हैं, एक दो नाम नहीं ले सकते आप, बहुत सारे लोग हैं। जेएनयू में AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का थोड़ा सा कब्जा रहता है वहां पे। और जेएनयू में ये भी होता है कि वहां पे निश्चित सी बात है राजनीति अलग होती है, और राजनीति का कारण है कहीं ना कहीं वहीं पे जो शुरुआत की गई है ना 1968 में, इंदिरा गांधी जी ने भी उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बात शुरू किया गया था जेएनयू का स्कूल भी। ऐसा ना हो कि पूंजीवाद कभी हावी हो जाए, ज्यादा पूंजीवाद हावी हो जाएगा तो गरीबों की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा।
पूंजीवाद में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जो अमीर होता जा रहा है होते ना, गरीब के बारे में बात नहीं करनी है, गरीब का सोचना नहीं है, बस ये सोचना है हमारी 8% जीडीपी ग्रोथ हो रही है, 12% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, उसका गरीब को कितना फायदा हो रहा है इस बात पे बात नहीं करनी है, डायरेक्ट हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है पूंजीवाद। तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए इसका जो स्थापना की हुई होगी शायद, कि गरीबों की बात रखने वाला देश की राजधानी में भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जहां से निकले हुए स्टूडेंट्स जो हों वो पूरे देश में इस सबको फैलाएं। ओके, तो ये जेएनयू की विचारधारा शुरुआत से हुई, और इसमें एआईएसएफ जो है वो एक तरीके से, हाँ, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन या कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसी का एक स्टूडेंट विंग है एक तरीके से। तो ये मोस्टली जो होता है चुनावों में यही जीतता है, वहाँ के जो चुनाव होते हैं लोकल चुनाव। बाकी जेएनयू को इससे जोड़ना ही गलत है। जेएनयू में आपकी एबीवीपी भी है, एनएसयूआई भी है, ठीक। अब जिससे जुड़ना चाहे वहां जुड़ जाइए। अब ये एआईएसएफ ही मजबूत क्यों होता है, वहां क्यों मजबूत होता है? कारण क्या है कि गरीब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और गरीब लोगों की विचारधारा जो होती है वो डायरेक्टली कम्युनिज्म से जुड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने देखा है शोषण को, और विचारधारा शोषण को खत्म करने की बात करती है। और जब आप यूथ को या गरीब लोग को या अशिक्षित लोगों को इस तरीके की बात करने की कोशिश करोगे, वो तुरंत जुड़ जाते हैं आपसे, इसलिए एआईएसएफ में ज्यादा। और दूसरा अपना आप जो नाम लेते हैं सबसे ज्यादा, कन्हैया कुमार, उनकी एक तो सबसे खास बात, स्पीकिंग स्किल काफी अच्छी है, जीरो लेवल की बातों से या ग्राउंड लेवल की बातों से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है, बात अच्छी करते हैं। अब देखो, जो मैं बात बताने वाला था समाधान क्या है उस पर बात करने वाला था, समाधान, ठीक है, समाधान क्या हो सकता है इसका, इंपॉर्टेंट। पहली बात तो सशस्त्र क्रांति कभी भी सफल नहीं होती, ठीक है, वो चीन गया जो सशस्त्र क्रांति करके सफल हो गया, भारत में तुम कितना भी जोर लगा लो सशस्त्र क्रांति सफल नहीं हो, सशस्त्र क्रांति को छोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है सशस्त्र क्रांति करने का। उन्हें लगता है कि चीन में जैसे माओ ने किया 1949 में, ऐसे हम कर लेंगे, अब तक नहीं हुआ, अब तो छोड़ जाओ, अब तो कोई कंडीशन में हो ही नहीं सकता, अब तो भारत की सरकार इतनी मजबूत हो गई, सशस्त्र क्रांति का कोई मतलब नहीं। दूसरा, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट हर जगह गलत होता है, एक्सट्रीम पॉइंट हर जगह गलत होता है। कन्हैया कुमार बहुत सारी अच्छी बातें कहता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सही भी बोलता है, गरीबों की बात भी करता है, बट वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके ना एक अलग ही दुनिया में जीने लग जाता है। वो कम्युनिस्ट लोग नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आते हैं, अमेरिका के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आते हैं, और चीन का समर्थन करने की कोशिश करते हैं, जबकि चीन गलत हो सकता है, पर चीन का क्योंकि जब पट्टी बन जाती है ना आंखों पे, एक्सट्रीम पे पहुंच गए ना, एक्सट्रीम पहुंचने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक किताब पढ़ ली, अब मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली। आपने हिंदू धर्म कभी कट्टर नहीं हो सकता, या किसी एक रिलीजन की कट्टरता आपने पढ़ ली, एक ही किताब पढ़ ली, फिर आंखों पे पट्टी बांध ली, अब मुझे सामने वाला नहीं देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने दलित है अगर, तो दलितों की कट्टरता आपने पढ़ ली, उसके बाद पट्टी बांध ली, फिर किसी और को नहीं देखोगे आप, इस तरीके। ऐसे ही मुस्लिमों के अंदर होता है, तो मुस्लिमों ने एक ही चीज को पढ़ लिया कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, तो वो पट्टी बांध लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज को देखने की कोशिश नहीं करते। यहीं पे ये कम्युनिस्ट गलती कर रहे हैं। कम्युनिस्ट में बहुत आगे जा सकते थे अगर चाहते तो, ये अगर ग्राउंड लेवल से लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते तो, क्योंकि इन्होंने बंगाल में वहां सरकार बनाई, बंगाल में कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत लंबे समय तक शासन रहा, 2011 तक शासन रहा इनका, 1977 से करीब करीब। तो इतने साल में बंगाल को सिर्फ गरीब गरीब करते गए, क्या रहा फिर कम्युनिज्म का मतलब, क्या रहा, क्या किया इन्होंने। एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा गलत होता है। जब आंखों पे आप पट्टी बांध लेते हो ना, तब आप एक तरीके से अंधभक्त हो जाते हो किसी भी चीज के, और उसके बाद में आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आने लग जाते हो, जो कभी आप सही नहीं कर सकते आप उन चीजों को। ओके, तो एक्सट्रीम पॉइंट गलत है। अगला, लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव हो सकता है, ठीक, लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव हो सकता है। समाधान की बात चल रही है। अगला, सरकार, कमी सरकार की है, कमी सरकार की है। पिछले 70 सालों में, 75 सालों में, तुम सरकार से बोल रहा हूं मैं, सरकार क्यों नहीं दे पाई आदिवासी लोगों को खाना पीना, उनको बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं दे पाई, क्यों बिजली पानी सड़क नहीं दे पाई उनके लिए, आदिवासियों के लिए, क्यों वो लोग आदिवासियों के पास पहुंच पाए, आदिवासियों के पास पहुंचे, आदिवासियों से कनेक्ट हुए। उनका कारण यही था ना कि उनके पास में असुविधाएं थी, और उन्होंने जाकर के उन्हें सपने दिखाए कि हम आपको शिक्षा देंगे,
कम्युनिस्ट लोगों ने, हम आपकी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे। वहां के आदिवासी लोगों के पास में खाने के लिए खाना नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि हम खाने की व्यवस्था भी करवाएंगे इस तरीके से। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी एक सरकार ही बना ली वहां पे। तो सरकार कहाँ पे गलत रही, इसको ध्यान देना होगा। पूंजीवाद कभी गलत नहीं है, पूंजीवाद की तरफ चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब को जब तक तुम छोड़ दोगे, गरीब क्रांति करेगा, निश्चित सी बात है। शोषण होगा, शोषण होते होते एक सहन की क्षमता होती है, और सहन क्षमता के बाद में हर व्यक्ति क्रांति करता है, ये ध्यान रखना। भले ही गरीब हो या कोई और भी हो, क्रांति होती है। जब तुम शोषण करोगे, क्रांति निश्चित होगी। रही बात विचारधारा की, तो कम्युनिज्म की विचारधारा आज नहीं, आज से 1000 साल बाद भी खत्म नहीं होगी। विचारधारा कभी खत्म नहीं होने वाली है, इतना ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स का भी खत्म नहीं। इवन कार्ल मार्क्स तो मैंने नाम लिया था, कार्ल मार्क्स से पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था ना? पहले भी जो राजा होता था उसके खिलाफ विद्रोह होता था, गरीब लोग जब शोषण होता था तब उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। गलती ये है कि जो राजा है उस राजा को ध्यान रखना होगा, या जो सरकार है, जो सत्ता में है, उसको ध्यान रखना होगा। गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चलानी होंगी ताकि ये लोग उन लोगों के बहकावे में ना आए जो कम्युनिस्ट लोग हैं। ठीक है, एक चीज और बताऊं, कम्युनिस्ट लोग या कोई भी एक विचारधारा को समझने वाले लोग या एक किताब पढ़ लेने वाले लोग ये ऐसे समझते हैं कि मुझे हो गया सत्य का ज्ञान, अब इससे आगे कुछ नहीं है। ये फैक्ट है। कम्युनिस्ट लोग समझते हैं कि मुझे सत्य का ज्ञान। कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, बोलते भगवान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता भगवान, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं मानते हैं ये। ठीक है, कम्युनिस्ट लोग तो इन्हें लगता है भगवान है नहीं इसलिए हमें सत्य का ज्ञान है। कुछ भी सत्य का ज्ञान नहीं है इस तरीके से। ऐसे मतलब मैं एक ऐसा जो है सब चीजों से निकला हुआ हूं। मैंने एक कट्टरिज्म को देखा है, इस कम्युनिज्म को भी देखा है, फील किया है। एक्चुअली में मैंने निकला हुआ उन चीजों से, किताब नहीं पढ़ी है, मैंने फील किया है। जब मैं कम्युनिज्म थ्योरी के अंदर में था तब मुझे लगने लग गया कि यार हाँ, ये भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, और ये भगवान नाम के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हैं, इस तरीके से गलत कर रहे हैं, इस तरीके से चलता था। कम्युनिज्म लोग में रिलेशन कोई मायने नहीं रखते, आदिवासी बन जाते हैं वो। विचारधारा की कमी बता रहा हूं मैं, विचारधारा की कमी। उनके लिए एक तरीके से शादी एक मैरिज इंस्टीट्यूशन है, में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, क्योंकि पहले भी इस तरीके से था। बट कुछ समाज की जो कंडीशंस है उनके हिसाब से कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। मैरिज एक संस्था है जिसे आप पालन करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए भाई बहन और भाई या मैन एंड वाइफ में, एंड मैन एंड उसकी सिस्टर में कोई अंतर नहीं कम्युनिस्ट लोगों के लिए, यानी वो आदिवासी हैं। जैसे पुराने समय पे होता था ना, उस समय पे ये वही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कुत्ते के लिए कुत्ता की एक जो अलग, जब वाइफ बोल लो और कुत्ता की सिस्टर बोल लो, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों के साथ में वो किसी भी तरीके से फिजिकल हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वो विचारधारा की बात आती है, जो कि बहुत गलत है। आपको रूल्स मानने ही होंगे, ये रूल्स नहीं मानते, कोई भी तरीके का रूल्स नहीं मानना। यार रूल्स नहीं मानोगे तो अराजकता आ जाएगी। और रूल्स नहीं मानने वाली बात बोली मार्क्सवाद ने बोली थी कि हम आगे आने वाले समय पे एक आइडल सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कोई रूल्स नहीं होंगे। इस तरीके से ऐसा समाज होगा जो ना स्टेट होगा, ना रिलीजन होगा, ना कास्ट होगी, और ना ही कोई सरकार होगी। इंपॉर्टेंट बात है, सरकार भी नहीं बोल रहे। लेकिन क्या हुआ चीन में, क्या हुआ, क्या हुआ रूस में, क्या हुआ? इतनी भयंकर सरकार, चीन की जैसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। इतना एग्रेशन, इतनी ज्यादा एग्रेशन, कोई भी अगर बोल दे उनके खिलाफ, एक शब्द बोल दे, अगले दिन ही खत्म हो जाओगे चीन में, अगले दिन ही खत्म हो जाओगे। चीन में पूरी फायरवॉल लगाई हुई है, चीन में हर चीज फिल्टर होके आती है, चीन में ना गूगल अलाउ है, ना यूट्यूब अलाउ है, ना फेसबुक अलाउ है। चीन का खुद का फेसबुक है, चीन का खुद का गूगल है। और चीन में अगर आप उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ, कोरोना का तो एग्जाम्पल है ही। अब कोरोना में बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में अगर निकल के आ गए तो निकल के आ जाए, लेकिन चीन की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके अंतर्गत। ये नेचुरल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल नहीं है। अगर इसको दबाते तो सारी चीजें, पहले अगर इंफॉर्मेशन होती तो इसे दबा पाते। ठीक है, तो समाधान, सबसे पहला तो समाधान यही है, कम्युनिस्ट लोगों को हथियार छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा समाधान सरकार को करना पड़ेगा। तीसरा समाधान, एक्सट्रीम पे मत जाओ, कोई भी हो एक्सट्रीम पे मत जाओ, सीधा। जो मैंने समाधान जम्मू कश्मीर वाले में बोला था, जम्मू कश्मीर वाले यूथ को ही खुद को सोचना होगा। ठीक है, यूथ को खुद को हटके आना पड़ेगा वहां से, क्योंकि भारत के साथ ही उसका भला है। ऐसे ही जो कम्युनिज्म से जुड़े हुए हैं उनको ये मानना पड़ेगा डेमोक्रेसी के अंदर रहना ही उनका भला हो सकता है। कम्युनिस्ट लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मान के चलो, कम्युनिस्ट लोगों ने जितनी हत्याएं की हैं उतनी हत्या कोई नहीं करता इतिहास में। लेनिन ने हत्या की, लेनिन का छोड़ दो, स्टालिन ने करोड़ों लोग मारे,
ठीक है। उसके बाद में माओ ने मारे करोड़ों लोग। माओ के बाद में भी जितनी भी पार्टी के, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, इन्होंने इवन अब आपको पता चला कि शी जिनपिंग आज के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, ठीक है। तो उनके पिताजी को माओ जेडोंग ने खत्म किया जेल में रख के उसे खत्म किया। लेकिन शी जिनपिंग पीछे से जुड़े, धीरे धीरे वो आगे चलते आए। तो मतलब ऐसे सोच के देखो, जो स्टालिन का जिन्होंने साथ दिया, जिन लोगों ने साथ दिया, सब शुरुआत में उनका साथ दिया। जैसे स्टालिन को पता चला कि अब ये सत्ता के लिए घातक हो सकते हैं, सबको खत्म करवा दिया गया। इस तरीके से वहाँ सिस्टम चलता रहा। इवन अब ये जो नक्सली हैं, जंगलों में रहने वाले नक्सली, ये भी अपनी वही पैसा पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। इवन आप खुद सोचो, एक चीज, सबसे बड़ी चीज, जब लास्ट में जाते जाते, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर गरीब नहीं होता भले ही वो गरीबी से निकल के आए, लेकिन आज की कंडीशन में गरीब नहीं है। गरीबों की बात करने वाला अमीर है। कहाँ से वो गरीबों की बात कर पाए? वो लोगों को पागल बना रहा है, बरकला रहा है। वास्तविकता यही है, लोगों को पागल बना। यहाँ पे समझना किसको होगा? जो गरीब लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, उन्हें भारत की डेमोक्रेसी पे विश्वास करना होगा। यार आज के समय पे नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जो बिल्कुल गरीब कंडीशन से निकल के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तुम भी तो ट्राई करो, हो सकता है समाज में या सोसाइटी में बहुत सारी कमियां हैं। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से आप कोशिश करते रहे तो अगले 20-30 सालों में आप शायद वो गरीबी से निकल पाओ। इस तरीके से हो सकता है। सशस्त्र बल पे कभी भी नहीं हो सकता, ये क्रांति सफल नहीं हो सकती। अगर ठीक है, ऐसा लगता है कि आज ही कोई भी चीज, एक तो एक्सट्रीम वाली बात है ना, कोई भी चीज एकदम से सही सफल नहीं हो पाती है, कभी भी नहीं हो पाती है। गरीबी है, माना गरीबी है, भारत के अंतर्गत गरीबी है, कंडीशंस खराब है, तो ऐसा नहीं है 5 साल में निकल जाएंगी, 10 साल में। सरकार भी कोशिश कर रही है, दूसरी साइड में गरीबों को भी कोशिश करनी होगी। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी मिले, दूसरा बिजनेस करो। आगे आने वाले टाइम पे पूंजीवाद जो बढ़ने वाला है यही, तो नए स्किल्स यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनल समाधान जो है वो वही लोग लेके आएंगे। और दूसरा, सरकार को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार को एग्रेशन पे ध्यान देने की बजाय, दबाने की बजाय, आदिवासी लोगों को अपने कब्जे में लेना होगा, यानी अपने साथ में लेना होगा। सबसे अच्छा उदाहरण ओपी चौधरी ने वहां पे अच्छा काम किया है। हाँ, जो IAS हैं ओपी चौधरी, उन्होंने अपना बस्तर में काफी अच्छा काम किया। उन्होंने नक्सली लोग जहाँ पे मतलब पहुंचना दुर्लभ तो होता था नॉर्मल अधिकारियों का, वहां पे उन्होंने स्कूल खुलवा दिए और वो लोग वहां पे जुड़ रहे हैं और उन्होंने हॉस्टल्स बनवाए हैं। हाँ, और उनमें जुड़ के वो काम कर रहे हैं। तो मतलब कहने की बात है, अगर राजा अच्छा है, साथ में थोड़ा बहुत जो गरीब लोग हैं उनको भी समर्थन देना पड़ेगा। बाकी विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी, इस बात को आप मान के चल दीजिए। ओके, तो हमने ये इंडियन कम्युनिज्म की कहानी पूरी आपको बता दी 4 फेजेज में। और पहला फेज कौन सा बताया था आपको? एम एन रॉय वाला। दूसरा फेज मैंने आपको बताया था आपको जो चारू मजुमदार और कानू सान्याल वाला बताया था। देन उसके बाद में KS सीतारमैया वाला, एंड उसके बाद में 2014 से लेके अब तक का जो फेज चल रहा है। एंड अभी थोड़ा सा खतरनाक फेज ही एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वैसे कम किया। 2004 में, 2006 में वो बहुत बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर चुके थे। फिर मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा ये BSF को जोड़ देते हुए, CRPF को जोड़ देते हुए वहाँ पे लगाया गया एंड कम किया गया। अब सिर्फ जंगलों के कुछ एक इलाकों में ही वो सिमट के रह चुके हैं। फिर भी वो देश के दिल में बैठे हुए हैं। ये हार्ट बोला जाता है, दंडकारण्य वाला इलाका, और देश का हार्ट जो है उनके कब्जे में है। स्टेट को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे बोलते हैं ये जो है वो पैसे वाले लोगों का संविधान है, हमारा संविधान नहीं है। कहानी हमने कहाँ से शुरू की? कार्ल मार्क्स से शुरू की थी, उनके विचारधारा थी। फिर हम लेनिन पे आए, स्टालिन पे आए, जो प्रैक्टिकल कर रहे थे। उनके प्रैक्टिकल से एम एन रॉय प्रभावित हो रहे थे इंडिया के अंतर्गत। उन्होंने मैक्सिको में पार्टी बनाई, फिर उज्बेकिस्तान में CPI बना दिए, ठीक है। उसके बाद में चाइना में हुआ रेवोल्यूशन माओ जेडोंग के द्वारा। माओ जेडोंग से प्रभावित बाद में इधर चारू मजुमदार, कानू सान्याल हुए, उनके साथ वाले हुए, ठीक है। तो उन्होंने CPI माओवादी बना ली, CPI माओवादी बना ली, ठीक है। इसलिए इन्हें माओवादी भी कहा जाता है जो वहाँ पे हैं। बट हिंसा का भी सॉल्यूशन नहीं होता, इतना श्योरिटी के साथ है। इसलिए मैं गांधी का बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ।
हिंसा का ऐसा नहीं मतलब कि हिंसा नहीं करना और कायर हो जाना, कायर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, बट आप किसी चीज का किससे लड़ रहे हो, पहली बात तो ये है ना, लड़ किससे, अपने लोगों से लड़ना और वो भी हिंसा के माध्यम से, ऐसा तो कैसे चल सकता है। अगर आपको लगे कि कोई दूसरा ही शत्रु है आपका और वहां पे बिल्कुल ही हिंसा के बगैर काम नहीं चल सकता। भारत में डेमोक्रेटिक तरीका यूज करो, लोकतांत्रिक तरीकों को, आगे निकलो। अगर डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होता तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री कैसे बन जाता, जो घर में जिनकी माताजी घरों में जाके जाके बर्तन मांजती थी, वो गरीब लड़का इतनी आगे कैसे पहुंच सकता था। यूज कीजिए तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कम्युनिज्म का पूरा जो है कंप्लीट हुआ, और हमारी तरफ से हमने जो समाधान जो बताए थे वो बता दिए। रवीश कुमार पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ मेरा, आप जो अगर सोच रहे हो। रवीश कुमार काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, चीज़ों पे रिसर्च करके बोलते हैं, बहुत अच्छे रिसर्च करके बोलते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रवीश की रिपोर्ट्स पुराने टाइम पे आती थी, गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की बात करना कभी भी गलत नहीं है, ठीक है, गरीबों की बात करने वाले को आप गाली नहीं दे सकते, कभी भी गलत नहीं हो सकता गरीबों की बात करना। रवीश कुमार कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी क्या है कि वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना उनमें शामिल हो जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि एनडीटीवी वालों का मैं बताता हूँ, वो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मरता है तब वहां पे इन्वर्टेड कोमा में होता है, मुस्लिम मैन लिंच्ड बाय द मॉब, इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लिया किसी और रिलीजन ने मारा होगा, या ठीक है, जब कोई जो अपनी बहुसंख्यक कम्युनिटी है उसमें से कोई मरता है तब ए मैन लिंच्ड बाय अनदर कम्युनिटी, इस तरीके से आता है। तो वो नीचे वाला सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है, क्योंकि जब मुस्लिम आप यूज करते हो ना इन्वर्टेड कोमा, वहां पे आप गलत हो जाते हो। बस वहां पे आप ये नहीं कर रहे कि सेकुलरिज्म फॉलो करना है या लोगों को समझाना है, आप वहां पे भड़का रहे हो उन मुस्लिम लोगों को, ये गलत कर रहे हो, वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, उस तरीके से होता है। और कहीं ना कहीं उनकी शायद राजनीतिक विचारधाराएं भी जुड़ी हुई हैं। एनडीटीवी वाले लोग भी हैं, जो एनडीटीवी वाले प्रणव रॉय एंड उसके अलावा मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनकी वाइफ का नाम, तो ये कहीं ना कहीं सीपीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रकाश करात, बृंदा करात और अपना ये सीताराम येचुरी, इन सबसे जुड़े हुए हैं वो एक तरीके से। ओके, तो शुरुआत जो हुई है वो एनडीटीवी की एक तरीके से बोल सकते हो, एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं एंगल में कम्युनिज्म का जो अर्बन नक्सलिज्म वाला होता है ना, कि जाके पत्रकारों को भी कैप्चर करो जो नक्सलिज्म को सही साबित करने की कोशिश करें। बाकी अब ऐसा नहीं करते हैं, वो डरते हैं बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि देश इतना मजबूत हो चुका है अभी, क्योंकि अब किसी भी कंडीशन में आप चांस नहीं ले सकते। अगर गलती से भी कोई उन्होंने ऐसी खबर छाप दी तो सेडिशन का केस लगेगा, राजद्रोह का केस लगेगा और सबको वहाँ पे जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो केस था कन्हैया कुमार वाला, वो अभी तक जो है पेंडिंग में, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो जब तक डिसीजन नहीं सुनाएगा तब तक नहीं बोल सकते। ठीक है, नारे जरूर लगे थे वहां पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे जाते जाते आपको बता देता हूँ, ये आप कम्युनलाइज मत करने की कोशिश करना, फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्लिमों में क्या कम्युनिस्ट लोग होते हैं क्या? ठीक है, मुस्लिम, अब मैं कास्ट से या रिलीजन से जोड़ के बोल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, पहले आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से कनेक्टेड थे, यानी वो तार्किक तरीके से बात करने वाले मुस्लिम थे। उसके बाद में पाकिस्तान में तो हो गया इस्लामीकरण पूरी तरीके से, इंडिया में भी जो तार्किक लोग थे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई, वो भी बिल्कुल पीछे साइड में चले लग गए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है ना, जैसे जेएनयू की साइड में से बोलते हैं ना, जैसे कि वो जम्मू कश्मीर वाली लड़की है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है, हाँ ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाली लड़की या उमर खालिद वगैरह जो भी है, बोलते कम्युनिस्ट हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि आप रिलीजन के बारे में, इस्लाम की बुराई है उनको बारे में भी बोलो, उनके बारे में भी बोलना है। अगर मैं मुझे नहीं पता मैं किस विचारधारा हूँ, मेरे हिसाब से मैं सेंटर टू राइट हूँ। ओके, मेरे हिसाब से मैं सेंटर टू राइट हूँ, मैं लेफ्ट की तरफ नहीं हूँ मैं। तो मेन चीज ये है कि मैं अगर हिंदू धर्म की कुछ बुराई हो रही है, हिंदू धर्म में कहीं पे कोई गलत प्रथा है, मैं उसका विरोध करूंगा, ओपनली विरोध करूंगा, भले ही लोग मेरा साथ दें ना दें, मुझे गाली दें या ना लें। ठीक है, इससे मैं कम्युनिस्ट नहीं हो जाता हूँ। लेकिन वहां पे उन लोगों को मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, वो हिंदुओं की बुराई करने में या हिंदू रिलीजन की जो कमियां हैं, मान सकते हैं उनको, ठीक है, बतानी चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि अपने रिलीजन के अंदर भी बात करो ना,
वहां पे भी साथ में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि दोनों के एक ही चीज पे, दोनों का साथ लेना चाहिए। जहां पे जिस चीज का, मैं खुद अपनी तरफ से जब मुझे इस्लाम की कोई बुराई लगती है, इस्लाम की जो लगता है कि ये मानवतावाद के खिलाफ है, तो मैं ओपनली बोल देता हूँ। जब लगता है हिंदुइज्म की कोई जो है वो बुराई कर रहा हूँ, बुराई नहीं मतलब हिंदुइज्म की कोई बुराई है ऐसी, तो उसे ओपनली मैं बोल देता हूँ उस तरीके से। तो एक चीज ऐसा ही है कि हो सकता है कि आज के टाइम पे जो शायद कम्युनिज्म जो है वो एक तरीके से अपने भटकाव पे पहुंच गया है, पूरे तरीके से भटक गया है। रूस अलग पहुंच गया, चीन अलग पहुंच गया, इंडिया वाले एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी में जी रहे हैं बिल्कुल ही, जिसका कोई रिलेशन नहीं है वास्तविकता से रिलेशन नहीं है। और गरीबों की बात करने वाले सब अमीर हैं, एसी में रहने वाले लोग हैं, और अलग हाई फाई कार में चलने वाले, एयरप्लेन में चलने वाले लोग हैं, ठीक है। गरीबों की बात करके वो अपना भला कर लेते हैं, गरीबों का कभी भला नहीं कर सकते। तो सोचना किसको होगा? गरीब लोगों को ही सोचना होगा। अच्छा, राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान में और बता दूं, राजस्थान में एक अमराराम जी थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी थे, एंड आज के समय पे बलवान पूनिया जी हैं, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी, काफ़ी अच्छे लोग हैं। एंड कम्युनिस्ट होना कभी गलत नहीं हो सकता अगर आप वास्तविकता में गरीब लोगों का भला कर रहे हो और गरीबों के साथ में जुड़े हुए हो और डेमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गरीबी का नाम लेके, कम्युनिज्म का नाम लेके आप खुद अमीर बन जाते हो और गरीबों को गरीब छोड़ देते हो और सिर्फ बरगलाने के काम में यूज करते हो उन्हें, ठीक है। तो ये सब अपना लेक्चर हुआ जिसमें हमने कार्ल मार्क्स से लेके, रूस से लेके, स्टालिन से लेके, माओ से लेके, इंडिया में एमन रॉय के बाद में हम आए अपना चारू मजुमदार और कानू सन्याल, और अब आज की समय की कंडीशन बनाए, ठीक है। हाँ, जैसे आपने अपना बताया कि कैसे जेएनयू वाले लोग जो होते हैं ना, कैसे एकदम से वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं या उस विचारधारा की तरफ चले जाते हैं। देखो, मैंने यूनिवर्सल लॉ बताए थे अपने 3। पहला लॉ बताया था होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन माइंड, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग की उपज होती है। अब जैसे कि एक फोबिया होता है हर चीज का, दिमाग के अंदर जो आप चीज बैठा लेते हो वही भी चीजें बैठ जाती हैं। अब जैसे कि कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो आप रात में सोते जागते आपको उसी चीज का डर लगता है कि कोरोना वायरस इधर से आ जाएगा, मतलब जो भी होता है उस तरीके से होता है। अब इश्यू जेएनयू वालों के साथ में क्या होता है, जेएनयू वालों के साथ में इश्यू बता देता हूँ। वहां पे अमीर विद्यार्थी भी ज्यादातर और गरीब विद्यार्थी भी, दोनों ही अपने एआईएसएफ से जुड़ते हैं, दोनों ही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब जुड़ते हैं, अमीर विद्यार्थी भी एआईएसएफ से। अमीर विद्यार्थी क्यों जुड़ते हैं उस बात को समझो पहले। अमीर विद्यार्थी जो शहरों के हैं, उन्हें नहीं पता कास्ट क्या होता है, उन्हें नहीं पता गरीबी क्या होती है, उन्हें नहीं पता शोषण क्या होता है। उनके अंडर में पहली बार विचारधारा आती है ये वाली, कम्युनिज्म वाली, हमारे देश में इस तरीके से गरीबी है। फिर उनके सामने डाटा आते हैं कि 70% लोग गरीब हैं। फिर उनके सामने कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा आती है, हमें सशस्त्र विद्रोह करना होगा, उस तरीके से वो जुड़ जाते हैं इससे। यूथ को कोई भी बरगला सकता है, यूथ को, उनमें दिमाग नहीं होता यूथ के अंतर्गत, उनमें वो विचारधारा फिट हो गई। अब क्या कंडीशन देखो, ये जेएनयू का कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, किलोमीटर एरिया के अंदर, इसके अंतर्गत सब चारों तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं चारों तरफ से, गरीब हो या अमीर हो, बाकी दुनिया से वो डिस्कनेक्टेड हो चुका है, अभी बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो चुका है। अगर वो 5 महीने 6 महीने यहाँ रह रहा है और चारों तरफ से वही बात चल रही कम्युनिज्म की, निश्चित सी बात है उसके दिमाग में वो सारी बातें फिट बैठ जाएंगी। अमीर बच्चा भी हो, अमीर बच्चा भी कम्युनिस्ट बन जाएगा, ठीक है, अमीर बच्चा भी कम्युनिस्ट बन जाएगा। फिर वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं क्रांतिकारी हूँ। निश्चित है, यूथ एक मतलब कहावत है नॉर्मली, अगर आप जवानी में कम्युनिस्ट नहीं बने और 40 साल की उम्र के बाद में पूंजीवादी नहीं बने, तो आप मतलब एक तरीके से ह्यूमन होने पे शक कर सकते हो अपने आप पे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है नॉर्मली, जवानी में नॉर्मली कम्युनिस्ट बनना बहुत आसान होता है। फिर वो समझता है कि मैं लाऊंगा क्रांति, मैं लेके आऊंगा क्रांति, बस यहाँ से प्रॉब्लम होने लग जाती है कि मैं लाऊंगा, हथियार के बल पे लाऊंगा या मैं एकदम से चेंज कर दूंगा। मैंने हमेशा आपसे बोला है, हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में बोला है, कभी भी कोई भी बदलाव एकदम से हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जब एकदम से बदलाव करोगी तो चीज़ें टूट जाएंगी और टूटने के बाद में पूरा व्यवस्था ही बिखर जाएगी। तो यही होता है उन लोगों के साथ में जो अमीर लोग हैं। अमीर लोग, गरीब लोगों को तो पता है शोषण क्या है, उनको एनवायरनमेंट मिलता है, उन्हें अच्छी बातें लगती हैं। कोई आदिवासी महिला यहाँ जैसे पढ़ने आ गई, उनको वही इन्वायरमेंट मिल गया और उनकी बात करने वाले लोग जैसे हो गए, तो वो तो निश्चित सी बात है उस विचारधारा से जुड़ ही जाएंगे।
निश्चित सी बात है वो जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो उनकी डिमांड होती है वो सारी फुलफिल होती है। यस सारी जो भी डिमांड है, मतलब इवन आप यस यस, ये एक चीज तो देखो ना, मेन चीज देखो, ओरिजिनली उन्हें नहीं पता होता कम्युनिज्म है क्या, ओरिजिनली नहीं पता गरीबी क्या है, वो ये जानते ही नहीं है। उनको खाने के लिए खाना मिल रहा है, सोने के लिए बेड मिल रहा है, 5 रुपए देने नहीं पड़ रहे हैं उनको सुबह से शाम, फिर उनका एक अलग ही विचारधारा बन जाती है, फिलोसफर बनने लग जाते हैं वो, जैसा कि मैंने किया था एक टाइम में भी फिलोसफर बनने की कोशिश की थी। अब उसके बाद में कम्युनिज्म की कुछ एक जैसे होते हैं ना एग्जाम्पल और बता देता हूँ कम्युनिस्टों के। फिर वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, बड़ी सी दाढ़ी बढ़ाते हैं, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में आए मर जाना, दाढ़ी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल बढ़ा लेते हैं, नहाना धोना बंद कर देते हैं, ठीक है, नहाना धोना और बंद कर देते हैं, 15-15 दिन तक नहीं नहाते हैं। वो जेएनयू में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 35-35 साल की उम्र तक यहाँ पे लोग रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आंदोलन हुआ था तो उसमें भी जेएनयू से 2 बच्चे आए थे, उन्होंने कहीं पे नहीं वहीं पे रोके, सब कुछ वहीं पे रहा। जिस दिन आंदोलन स्थगित हुआ उसके बाद वो चले गए। इस तरीके से रहता है कि दुनिया भर में जहाँ पे आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। कम्युनिज्म की विचारधारा देश से नहीं जुड़ी हुई ना, वो हर जगह जाने की बात करते हैं। एमएन रॉय का क्या मतलब था, रूस जाना, मैक्सिको जाना, उधर क्या। कम्युनिज्म की विचारधारा इंटरनेशनल है, और अभी भी यही सोच के बैठे हुए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम क्रांति करेंगे, हथियारों के बल पे भारत पे संविधान को खत्म कर देंगे, हमारा शासन आ जाएगा साम्यवाद का। यार शासन लेके आ जाओगे तो भी क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लिया तुमने बंगाल में इतने लंबे शासन करके, क्या उखाड़ लिया। केरल में किया, केरल में उन्होंने रिफॉर्म किए, काफी अच्छे रिफॉर्म किए, डेमोक्रेटिक तरीके, वहां केरल के नेता अच्छे मिल गए, उन्होंने रिफॉर्म किए। वहां पे पहले से भी कंडीशन अच्छी थी इसलिए वो रिफॉर्म कर पाए, लोग एजुकेटेड थे इसलिए रिफॉर्म कर पाए। रिफॉर्म अगर आप बंगाल में करते तब मानते ना, और फिर अगर करना ही है तो डेमोक्रेटिक तरीका है, लोगों को अपने विचारधारा को समझाओ, लोगों से वोटिंग करवाओ, फिर उसके बाद में विश्वास लेके उन्हें चेंज करो ना। आप किसी भी देश में, जैसे राज्य में, जैसे बंगाल में आपने 35 साल शासन कर लिया, कुछ नहीं कर पाए, तो दूसरे राज्यों में क्या आपने एक तरीके से जो आदर्श प्रस्तुत किया, क्या आदर्श प्रस्तुत किया। तो यहीं पे इश्यू है ना। अब जैसे कि भले ही मोदी जी का गुजरात मॉडल आपको सही लगे या नहीं लगे, बट उन्होंने कुछ मॉडल तो प्रस्तुत किया कि ऐसे मुझे देश बनाना है। सफल हुआ नहीं हुआ क्या बुआ लगवाते हैं, बट कुछ तो करो आप, डेमोक्रेसी की तरह कुछ तरीके से वो करो, हथियार के बल पे तो नहीं कर सकते। तो जेएनयू वाली जो मैं बात बता रहा था ना, वो जो मूवी है रांझना मूवी में ये धनुष जो होता है, कुंदन जिसे बोला जाता है, तो ये उस जोया के चक्कर में वहां से छोड़ के आ जाता है और जोया के पीछे आ जाता है। जोया जो थी वो मुस्लिम लड़की थी, वहां पे भी दोगलापन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दोगलापन कैसे देखने को मिलता है, आप कम्युनिज्म की विचारधारा को बहुत अच्छे तरीके से वहां समझाया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है कुंदन, ठीक है, ये गरीब ब्राह्मण का लड़का है, ठीक है, गरीब पंडित है। एक है जोया, ठीक है, ये मुस्लिम लड़की है, ठीक है, अमीर तो नहीं बोल सकते बट ठीक है, इसके पिताजी प्रोफेसर हैं, जो भी हैं। एक है अपना जेएनयू ही बोलेंगे, जैसे उसमें नाम कुछ अलग दिया होगा, जेएनयू का प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसका रोल करते हैं अपना कौन से देओल हैं वो, अभय देओल, ठीक है, अभय देओल उसका रोल करते हैं, ठीक है। अभय देओल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए एआईएसएफ स्टूडेंट्स के फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, और क्या है, गरीबों की बात करने वाले हैं, बट विचारधारा में वही है कि प्रेसिडेंट बनना है, मतलब दिल्ली का सीएम बनना है और आगे बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, विचारधारा में वही है। जोया जो बचपन में बिल्कुल रेडिकल मुस्लिम थी एक तरीके से, जहां पे किसी और व्यक्ति से बात करना भी अलाउ नहीं था। जोया और इनके बीच में प्रेम प्रसंग होता है, जब घर वालों को पता चलता है तो जोया को पढ़ने के लिए अलीगढ़ भेजते हैं। अलीगढ़ में फिर पूरा बुर्का वगैरह में रहना पड़ता है 3-4 साल से, फिर उसके बाद में जेएनयू पहुंच जाती है और जेएनयू में इनको आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी के नाम पे भी बहुत बुरे भोड़ापन करते हैं लोग, आज़ादी के नाम पे भी भोड़ापन करना होता है। आज़ादी मतलब होता है, आज़ादी की हर चीज़ की लिमिट होती है आपकी, मर्यादा नहीं बोलो भले ही, पर आज़ादी की एक खुद की सेल्फ रेवोल्यूशन होता है। आप जानवर नहीं हो, वही तो बात बोली ना, आजादी के नाम पे भाई और बहन में कोई अंतर नहीं है, यही तो बात बोला ना, आजादी में भाई और बहन में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। वो वहां पे खुले में जो रोड पे वहां पे किस करने लग जाएंगे, किस ओपला, यार जो सारी चीजें जो प्राइवेट चीजें वो आप प्राइवेट में कर सकते हो, उन चीजों के रिलेटेड। तो आजादी के नाम पे भी ये भोड़ापन करते हैं लोग। तो यहाँ पहली बार इन्हें आजादी मिलती है जेएनयू में, ठीक है। गरीबों की बात तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, गरीबों की बात करना कभी गलत नहीं हो सकता। ये व्यक्ति इसके पीछे जो है, जोया के पीछे इधर की साइड में आता है, जेएनयू साइड में,
ठीक है। जेएनयू में पहुंचता है, उससे पहले इस व्यक्ति की हत्या हो चुकी होती है। कारण उसका मैं बता देता हूं। जोया इससे जब बाद में मिलती है 8-10 साल में, तब बोलती है कुंदन तुम देखो कहाँ गरीब तुम और कहाँ मैं, इस तरीके से बात कर दी है। कहाँ तुम अनपढ़ जाहिल और कहाँ मैं। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम देखो सही अपनी तरफ, कहाँ अनपढ़। और ये वही जोया है जो बोल रही है मैं गरीबों की बात करने वाली हूँ और मैं सबको शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ाऊंगी। ये वही जोया है जो उससे बोल रही है कहाँ तुम अनपढ़ जाहिल गरीब आदमी। ठीक है, ये इससे शादी करना चाहती है। ये बता देता है कि ये सिख लड़का है और ये मुस्लिम लड़की है, तो इसके घर वाले इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको मार देते हैं, ये खत्म हो जाता है। देन ये व्यक्ति अपना प्रायश्चित करने के लिए आता है पीछे की साइड से, बोले कि प्रायश्चित करना है और उससे माफी मांगनी है। ये दोबारा से वही जो उसका सपना था दिल्ली का सीएम बनना, उस सपने पे काम करने लग जाती है। ठीक है, ये वो अपना ASI नाम कुछ अलग हुआ होगा वहां पे। ठीक है, उसके संगठन में काम करने लग जाती है। कुंदन यहाँ आता है। कुंदन गरीब है एक तरीके से, और वो पीछे से JNU हॉस्पिटल में दीवार फांद के घुस जाता है। तो फिर रात में वो उसके दिमाग में कुछ, कुंदन एक अलग दुनिया का आदमी है। कुंदन बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है, उसे नहीं पता है ये पढ़ाई लिखाई क्या होती है, उसने पढ़ाई नहीं की हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो वो रात में पाइपलाइन के सारे चढ़ रहा होता है। तो वहां पे JNU वाले लोग क्या करते हैं, नॉर्मली रात में आराम से जो पीने का काम चलता है, उनका ड्रिंकिंग करने का काम चलता रहता है, सिगरेट पीने का, उनके लिए नॉर्मल सी एक्टिविटीज है। ठीक है, गांजा फूकना ये सब वो होता है ये होता है, उनकी एक्टिविटीज में शामिल होता है। कोई गलत भी नहीं है, आप चीजें वो पर्सनल लाइफ है जो कर रहे हो। ठीक है, तो वो वहां पे इस कुंदन को देखते हैं, भाई तू यहाँ पे क्यों आया है। बोले यार मैं तो ऐसे ही आया हूँ। उसे नींद आ रही थी। ठीक है, नींद आ रही थी, तो नींद से पहले बोला भाई प्लीज, कुंदन बोलता है प्लीज मेरे लिए 2 समोसा दे दो। ठीक है, रात की बात है, रात में 12-1 बजे की बात है, 2 समोसा दे दो। तो ये उसके लिए खाना पीना लेके खिला देते हैं और ये तुरंत सो जाता है। अब इनके बीच में ये जो बैठे हुए हैं 10-5 लोग, इनके बीच में आपस में विचार विमर्श शुरू होता है, तथा कथित फिलॉसफी शुरू होती है इन सब की। रात भर दिमाग लगाते हैं इसने चोरी क्यों की होगी, इस बात पे दिमाग लगाते हैं पूरी रात। फिर सुबह जब ये जगता है 8 बजे, ये वास्तविकता ही है। और अमीर लोगों को नहीं पता गरीबी क्या होती है, शोषण क्या होता है। वो रात भर पूरा दिमाग लगाते रहे, जब सुबह ये जग जाता है तब इससे बोलते हैं भाई हमें पता चल गया तुमने यहाँ पे चोरी करने का क्यों सोचा। बोले मैंने क्यों सोचा बताओ। बोले कि आपको भूख लगी थी, आप गरीब हो इसलिए आपने चोरी करने का सोचा। यार उसने रात में क्या कहा था, तुम पूरी रात इतना दिमाग क्यों लगा रहे थे, क्लियरली वो समझ में आ रहा था। तो ठीक है, ये दोगलापन है, कम्युनिज्म के अंदर बहुत सारा दोगलापन है। कम्युनिस्ट होना कभी गलत नहीं है, गरीबों की बात करना कभी गलत नहीं है। दोगलापन गलत है, दोगलापन गलत है। क्रांति की बात करना और वो भी बंदूक के बल पे, ये गलत है बस। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से आप चेंज करो, सब कुछ चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।